तेरा बाप मेरा बाप दोनों हवालत की हवा खा रहे हैं। अब आगे राकेश, आदित्य और बाकी लोग जब रुद्र और विवान को देखते हैं तो सभी शॉक्ड हो जाते हैं। सबके दिमाग में तरह तरह की बातें चल रही थी। सवालों का गुबार उमड़ रहा था सभी के अंदर, लेकिन अभी सबके ज़्यादा ज़रूरी था तो वो थी विवान की हालत। आदित्य जाकर आरती को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगता है। वहीं राकेश, रंजीत और आर्यन सभी रुद्र के पास भागते हुए जाने लगते हैं तो रतन तिवारी और निर्भय बंदूक दिखाते हुए सभी को उनकी जगह पर ही रोक देते हैं। वही देखते ही देखते रुद्र सबकी नज़रों से गायब हो चुका था। वह वहां से विवान और उस लड़की को लेकर चला गया था। राकेश को गुस्सा आ जाता है। खुद को रोक के जाने पर वह चिल्लाते हुए बोलता है, वो मेरा पोता है, हमें जाने दो वहाँ। तभी वहाँ बाहर से पुलिस जीप का सायरन बजने लगता है। पुलिस अंदर आती है और पहले तो हॉल को अच्छे से खाली करवाती है। नवाब साहब और उसके दोनों बेटों को जब हथकड़ी पहनाई जा रही थी तो नवाब साहब बड़े ही रौबदार अंदाज में पुलिस को धमकाते हुए बोलता है, बहुत गलत कर रहे हो इंस्पेक्टर, जानते नहीं हम कौन है? नवाब है, हम पूरे हैदराबाद के, हमें हथकड़ी लगाओगे? उसकी बातें सुन इंस्पेक्टर हंसते हुए बोलते हैं, नवाब साहब जी, गलती तो मैं नहीं कर रहा, गलत काम तो आपने अपने दोनों अतापी व तापी के साथ किया है। नवाब साहब गुस्से में भड़कते हुए बोलते हैं, मूर्ख इंस्पेक्टर हमसे जवाब लगाता है, और ये अतापी व तापी कौन है? आज तुम हमें अंदर करोगे और आज ही बस एक फ़ोन घुमाते ही देर है कि बाहर होंगे हम। उसके बाद सोचा है क्या होगा? सोचा है अपने परिवार के बारे में? नवाब साहब की बातें सुनकर इंस्पेक्टर हंसने लगता है और बोलता है, ये फिल्मों वाले डायलॉग बहुत सुन रखे हैं मैंने। फिर वह हवलदारों को डांटते हुए बोलता है, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, गिरफ्तार करो इन्हें। फिर नवाब साहब को देखकर उसके दोनों बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अतापी व तापी के बारे में आप कहाँ जानोगे महाराज, मैं बताता हूँ। अतापी व तापी दो राक्षस थे। अब पता नहीं, आपके दोनों चिरागों को देखकर मुझे उनकी याद आ गई, तो इसमें मेरी क्या गलती है? वही नवाब साहब के घर की औरत का रोना बुरा हाल था, रो रो कर बुरा हाल था। शादी के दिन आज से क्या क्या हो रहा था। पुलिस वाले नवाब साहब और उनके दोनों बेटों को लेकर चले जाते हैं। वही 5 लोग अपना मुंह छुपाए नवाब साहब के घर से निकल रहे थे। हामिद, दालिम, रिजवान, बिलाल और उसका बटलर। उन्हें नहीं पता था कि यहाँ इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा। 5 नवाब साहब के घर से कुछ दूर आ गए थे। बिलाल अपने चेहरे से कपड़ा हटाकर बहुत ही नफरत भरी नज़रों से नवाब साहब के मकान को देख रहा था। वह खुद से ही बोलता है कि उसका काम नहीं किया ना, अब हिंदुस्तान पर आतंक के बादल छाने वाले हैं। वे लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे। हिंदुस्तान भी बहुत जल्द अंडरवर्ल्ड के कब्जे में आने वाला है। बिलाल सभी को लेकर वहां से जाने लगता है। उसे भी अपना हिसाब उस लड़के से परिवार से लेना था। उस लड़के के परिवार से लेना है जिसने उसके सपनों पर पानी फेर दिया, जिसने रिजवान की जगह शादी की और कीमत अपनी जान देकर चुकाई।
वैसे ही बिलाल उसके परिवार वालों में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। सबसे पहले तो उन्हें जल्द से जल्द दुबई पहुंचना होगा और नवाब साहब के साथ आज तक उसने जितने भी डील किए हैं सबसे सबूत मिटाने होंगे। नवाब साहब के घर से ठाकुर परिवार भी निकल रहा था। औरतों का रो रो कर बुरा हाल था। आरती को एक बार होश आया था, लेकिन जल्द ही वह फिर बेहोश हो गई। बच्चों का भी वही हाल था। क्या प्रियंका और आर्यन तीनों की सांसें रोने की जगह तेज चल रही थी। बच्चों ने शिरीन को जब देखा तो आधा माजरा तो उन्हें समझ में आ गया, क्योंकि जब बच्चे की हवेली से हैदराबाद निकल रहे थे और रुदर उनके साथ कुछ फुसफुसा रहा था, तब रुदर उनके एक सरप्राइज के बारे में बता रहा था कि वहाँ हैदराबाद में सबके लिए एक सरप्राइज इंतज़ार कर रही है। लेकिन बच्चों को ऐसा सरप्राइज नहीं चाहिए था। शिरीन ही वह लड़की थी जिसके दिन कॉलेज में विवान के सबसे सामने अपने साथ लेकर गई थी और बच्चे चाहते थे कि वही उनकी भाभी बने, लेकिन बदले में विवान को अपनी जान देनी होगी, यह किसी ने नहीं सोचा था। वहीं राकेश और आदित्य को रुदर पर गुस्सा आ रहा था। पहली बात तो यह कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। विवान इस शादी में दूल्हा बनकर क्यों गया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आखिर में उसे क्या जरूरत पड़ गई कि लड़की की जान बचाने के आदित्य में आंखों के आंसू थे। उसने आरती को गोद में उठाया। गार्डन में पहुंच चुके थे। आखिर में रुदर को कॉल लगा रहा था। अखिल बार बार रुदर को कॉल लगा रहा था, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसे कोशिश करते देख रंजीत भी अपना फ़ोन निकालकर बोलता है, मैं दिल्ली प्रीतम भैया को कॉल लगाता हूँ। लेकिन जैसे ही वह कॉल लगने को होता है तो 3-4 पुलिस की गाड़ियाँ आकर उसके सामने रुकती है। पुलिस वाले बाहर आते हैं और हथकड़ी उनके सामने करते हुए बोलते हैं, क्या सबको गिरफ्तार किया जाता है। उसकी बात सुन राकेश को गुस्सा आ जाता है और वह भड़कते हुए बोलता है, क्या किया है हमने? किस आरोप में हमें गिरफ्तार किया जा रहा है? क्या तुम्हें पास वारंट है हमें गिरफ्तार करने का? पुलिस हैदराबाद की ही थी, लेकिन ये वो लोग नहीं थे जो नवाब साहब को लेकर गए थे। राकेश का सवाल सुन जो उन पुलिस के एसपी होता है वह बोलता है, मिस्टर, शायद आपने गलत सुना। सबको नहीं, जो लोग ठाकुर एंड कंपनी से जुड़े हैं उनके खिलाफ हमारे पास अरेस्ट वारंट है। वह राकेश की तरफ उंगली करते हुए बोलता है, यू? फिर रंजीत की तरफ उंगली करके बोलता है कि आखिर में आदित्य की तरफ इशारा करता है। फिर अपने पास से लेटर दिखाते हुए कहता है कि ये रहा अरेस्ट वारंट, सो आई होप यू विल कोऑपरेट अस, नहीं तो सभी को डंडे पड़ेंगे। राकेश लेकर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था कि स्पेशल कोर्ट से ये ऑर्डर निकलवाया गया है। उनकी गोदाम में पोर्ट से बहुत सारे गैर कानूनी काम कुछ महीनों से चल रहे थे और जिन जानवरों के शरीर पे हिस्से उनके गोदाम से बरामद किए गए हैं वे सभी
साउथ इंडिया के जंगलों के जानवर थे। कुल मिलाकर अरेस्ट वारंट में ठाकुर एंड कंपनी की साइयो और एडमिन तीनों को नवाब साहब पर लगे आरोपों का बराबर हिस्सेदार यह कानून मान रहा था। लेटर पढ़ने के बाद राकेश के हाथों से लेटर छूट गया, नीचे गिर जाता है। उसे ऐसा देख आदित्य बोलता है, पापा क्या हुआ? एसीपी हंसते हुए बोलता है, कानून के हाथों में बच पाना आसान नहीं। इंस्पेक्टर सभी को अरेस्ट करो, लेकर चलो। आज जरा इन्हें एहसास कराया जाए कैसा महसूस होता है जब खुद की खाल उछेड़ जाती है। एसीपी की बात सुन रोहिणी, राधा, कृतिका सबका रोना और तेज हो जाता है। आदित्य आरती को दिखाते हुए बोलता है, सर, माई वाइफ, शी इज नॉट वेल। हमारे बेटों को गोली लगी है। हम पहले हॉस्पिटल चलते हैं। एसीपी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए बोलता है, जानवरों को सौदागरों, यही होना चाहिए तुम लोगों के साथ। इंस्पेक्टर, व्हाट आर यू डूइंग वेटिंग फॉर? मैंने बोला ना, गिरफ्तार करो इन्हें। दे आर वेरी कैजुअल बॉल्स इन द फेस ऑफ शिप। अखिल और बच्चे इंस्पेक्टर को रोकने की कोशिश करने लगते हैं तो एसीपी सभी को लाठीचार्ज करने के आदेश दे देता है। 3-4 डंडे आदित्य को पड़ते हैं तो आरती को चोट न लगे, इसलिए वह आरती को अखिल के हवाले कर देता है और खुद भी पुलिस वालों से भिड़ जाता है। नतीजा यह होता है कि राकेश और रंजीत को भी कुछ डंडे पड़ते हैं और तीनों को पुलिस जबरदस्ती लेकर चले जाती है। तभी पीछे से कुछ लोग दौड़ते हुए उनके पास आते हैं। आदित्य, ग्रंथ, रतन तिवारी और निर्भय। तब तक पुलिस की जीप वहां से जा चुकी थी। वे लोग दालिम के पीछे गए हुए थे, लेकिन वे हाथ नहीं लगे। आदित्य लोग भी ज़्यादा दूर नहीं गए थे। उनके ढूंढने आदित्य को देखते ही क्या प्रियंका का रोना और तेज हो जाता है। दोनों जाकर आदित्य के गले लग जाते हैं। अखिल, ग्रंथ, रतन तिवारी और निर्भय को लेकर टैक्सी लाने चला जाता है। कुछ ही देर में बाकी बचे लोग टैक्सी में बैठकर किसी जगह के लिए निकल जाते हैं। आदित्य आरती के पास ही था। सबका रोना धोना देख उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वह भी अपने बगल में बैठे ग्रंथ के लिपट कर रोने लगता है। तभी ग्रंथ उसे खुद से अलग करते हुए बोलता है, अब तुझे क्या हो गया? इन लोगों का कम था क्या जो तू भी शुरू हो गया? जो आदित्य सिसकते हुए बोलता लगता है, वो विवान देखना, अब तो किया दी भी रो रो कर बेहोश हो गई है। लगता है सब टकले होने वाले हैं। उसकी बात सुन ग्रंथ बोलता है, मतलब? लेकिन तभी उसे समझ आता है कि आदित्य विमान में मरने की बात कह रहा है तो उसकी आंखें हैरानी में फैल जाती हैं। हे भगवान, ये लड़का, क्या करूं मैं इसका? वह आदित्य से बोलता है, कल रात क्या हुआ था, तू भूल गया था क्या? आदित्य रोते हुए अपना सर खुजाने लगता है और कंधे उचकाते हुए बोलता है, कल रात तो सब सो रहे थे ना, कल क्या हुआ? तो ग्रंथ दांत पीसते हुए बोलता है, अरे मूर्ख प्राणी, कल जब सभी सो रहे थे तभी जो तू भी होना था वो हुआ, भूल गया? खून की जगह टोमेटो
सॉस का आइडिया तेरा ही था। ग्रंथ की बात सुन आदित्य को कुछ याद आता है तो अचानक ही वह हंसने लगता है और ग्रंथ के गले लगते हुए चिल्लाकर बोलता है, मैं तो भूल ही गया था विमान को कैसे कुछ हो सकता है। नाटक करने में तो वह एकदम से आगे निकलने लगा है। वही आदित्य की बात सुनकर में जितना दो लोग थे भयंकर आधा कृतिका सभी जोर से क्या चिल्ला पड़ती है। उधर जब जीप सड़कों पर दौड़ रही थी जिसे बिट्टू ड्राइव कर रहा था, वेदांत तो उसके बगल में बैठा था। पीछे शिरीन और विवान लेटे हुए थे। जब बगल में रुदर बैठा हुआ था, उसके हाथ में एक शीशे की छोटी बोतल थी जिसे वह गौर से देख रहा था। दूसरे बगल खुशबू बैठी हुई थी। वह ब्यूटीशियन बनकर आई थी। कल भी खुशबू ने भी शिरीन के मेकअप किया था। रुदर कोई चांस नहीं ले सकता। शिरीन ने लेटर में पहले ही लिख दिया था, अगर विवान नहीं आया तो फिर घर से उसकी डोली नहीं अर्थी उठेगी। और हिम्मत तो देखो इस लड़की की, सच में जहर खा भी लिया। वह खुशबू को देखता है जिसे उसने इसलिए ब्यूटिशियन बनकर आने को कहा था ताकि वह लड़की कोई ऐसी वैसी हरकत न कर दे क्योंकि वह उसके साथ हर जगह रहने वाली थी। खुशबू अपनी सफाई देते हुए बोलती है, भूत भूत भूत, ये जिंदा हो गया। कार का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो वेदांत गुस्से में उसे घूरते हुए कार संभालता है और बोलता है, पागल आदमी, इसमें इतना चिल्लाने वाली कौन सी बात है। जो जिंदा ही तो हुआ है, दोबारा मर थोड़ी ना गया तो चिल्लाने लगा। वेदांत की बात सुन बिट्टू का दिमाग कंफ्यूज हो गया है। मरा नहीं, जिंदा ही तो हुआ है। अरे भाई, कहना क्या चाहते हो? मुर्दे दोबारा मरते हैं क्या? और एक बार मरा हुआ आदमी जिंदा होकर बैठ गया? तो मैं हैरान नहीं हूँ। तो क्या ले जाकर उसके गले मिलूं और बधाई दूं उस भूत को? बिट्टू रुदर को देखते हुए कुछ बोलने को होता है कि रुदर उसे एक लुक लेता है तो वह चुप हो जाता है। वही विवान उसके बगल में लेटी उस लड़की को देख रहा था जिसने उसके लिए अपनी जान देने की कोशिश की। कार चलने के कारण शिरीन पर उसका सर हिल डुल रहा था। विवान रुदर को बोलता है तो वह बोलता है, तेरा बाप और मेरा बाप दोनों हवालात की हवा खाने चले गए। लगता है कुछ दिन उनके मौज में बीतने वाले हैं। रुदर की बात सुन विवान की आंखें हैरानी में फैल जाती हैं। तभी कार स्पीड ब्रेकर पर धीरे पड़ जाती है और शिरीन का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। आगे जारी रहेगा।